नमस्कार दोस्तों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतवर्ष का एक बृहत्तर छात्र संगठन है और आप लगातार इनका नाम सुनते रहते हैं और अब पश्चिम बंगाल में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये संगठन अपने पांव पसार रहा है। इसमें बढ़ोतरी जारी है। अभी जानते हैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सिलीगुड़ी में भी जो नॉर्थ बंगाल का केंद्र कहें, यहाँ पर एक कार्यालय का भव्य उद्घाटन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किया गया था और आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी। इनसे बातें करेंगे हम सीधी और बात करेंगे छात्रों को लेकर, बात करेंगे छात्र राजनीति को लेकर, बात करेंगे बेरोजगारी की और बात करेंगे न्याय की। तो श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। श्रीनिवास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। खबर समय के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी में आए हैं तो आने की कोई खास वजह तो रही होगी? निश्चित तौर पर अभी पूरा पश्चिम बंगाल देश के लिए एक चर्चा का केंद्र बिंदु है और उसके बहुत सारे कारण हैं। आज मैं सिलीगुड़ी जो आया हूँ, आने वाले 24 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चलो सिलीगुड़ी का एक छात्र हुंकार महासमावेश होने वाला है। उसी की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए और हमारे जो कार्यकर्ता मैदान में डटकर इस महासमावेश की तैयारी कर रहा है, ऐसे उसकी पूर्व तैयारी और कुछ इलाकों में जाकर वहाँ के छात्रों से संवाद करते हुए और उनके मन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज मैं विशेष तौर पर अभी सिलीगुड़ी आया हूँ। तो श्रीनिवास जी, क्या वजह है इस समावेश की और क्या मांगे हैं, क्या मांगे करेंगे आप समावेश में? देखिए, पूरा देश जानता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी मानना है कि पश्चिम बंगाल ये भारत की आध्यात्मिक और वैचारिक एक तरह से मेरुदंड की भूमिका में हमेशा रहा है। इसी पश्चिम बंगाल से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में वेदांत को लेकर के पूरी दुनिया का जागरण किया। इसी पश्चिम बंगाल में बंकिम जी के वंदे मातरम ने संपूर्ण क्रांति का मार्गदर्शन किया। इसी पश्चिम बंगाल में नेताजी पैदा हुए जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को जागृत किया। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज ये पश्चिम बंगाल स्वयं में सोया हुआ है। इसलिए पश्चिम बंगाल के उसी राष्ट्रीयता के भाव को पुनर्जागरण करते हुए और जैसा आज संपूर्ण भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसा एक आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें पश्चिम बंगाल का भी जागरण निश्चित होना ही चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो लगातार पिछले अनेक दशकों से यहाँ छात्रों के माध्यम से राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने के प्रयास में जुटा है, आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ के समग्र परिवर्तन के लिए 5 प्रमुख मुद्दों को, वैसे मुद्दे बहुत हैं लेकिन 5 प्रमुख मुद्दों को हमने अपने सामने रखा है। आज संपूर्ण पश्चिम बंगाल अपने गणतंत्र की हत्या को देख रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है और कोई भी व्यक्ति अगर गणतंत्र में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के विरोध में अगर देखें तो ऐसे लगभग अभी तक 150 से अधिक लोगों का मर्डर यहाँ पर हो गया है। ऐसी एक परिस्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो अभी पिछले 7 दिन में ही 3 मर्डर यहां पर हुए। तो इस प्रकार से लोगों का जो कानून व्यवस्था यहां जिस प्रकार का एक विषय है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरे पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था, ना यहाँ पर शिक्षा में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पर शिक्षक है, ना वहाँ की कोई गुणवत्ता है और बहुत महंगी और बाहर जाकर शिक्षा लेने के लिए आज मेरा पश्चिम बंगाल का युवक मजबूर हुआ है। ये हमारा एक मुद्दा है। महिलाओं की जिस प्रकार की परिस्थिति है, तो आज जो अत्याचार महिलाओं पर होता है और वो एक नारी सुरक्षा, ये हमारा एक मुद्दा है। इसी प्रकार से रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार एक मुद्दा है और सबसे बड़ी बात जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण। ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज का जागरण करते हुए और 24 फरवरी को सिलीगुड़ी में एक महासमावेश कर रही है। इसी प्रकार से और इससे भी एक बड़ा महासमावेश हम 22 फरवरी को कोलकाता में भी कर रहे हैं। तो सर, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के माहौल में आप लोग का ये कार्यक्रम, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को सहयोग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से और खबर समय के आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे बंगाल सहित देश को बताना चाहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी दलगत राजनीति में नहीं रहता है। हम सत्ता नहीं समाज बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं
और सत्ता परिवर्तन तो यहाँ 2010 के बाद भी हुआ था, माँ, माटी और मानुष का नारा लगा था, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन करने से बंगाल आगे नहीं बढ़ेगा। समग्र समाज का मानसिकता बदलना, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सतत आंदोलन करती है। और निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद जब ये कहती है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, तो एक मतदाता होने के नाते हमको अपनी नीति निर्धारक कैसे लोग होने चाहिए और बंगाल किस रास्ते से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में तो आज यह डिबेट होनी चाहिए। इसलिए ये महज सत्ता परिवर्तन या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाने का विद्यार्थी परिषद का आंदोलन नहीं है, ये समग्र समाज का आंदोलन है। इसलिए अभी केवल जय बांग्ला की बात नहीं होगी, तो पश्चिम बंगाल के पुनर्जागरण का ये आंदोलन बने और जन जन का आंदोलन बने। इसलिए मैंने आपको जो पहले कहा, हमारे 5 मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सुरक्षा नहीं है। युवाओं को रोजगार, ये केवल एक विचारधारा के लोगों के लिए रोजगार नहीं है। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से आज यहाँ के रोजगार और यहाँ के जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज होता है, वो तो केवल किसी एक दल विशेष का विषय नहीं है। गणतंत्र की बात होती है तो केवल एक 10 दल विशेष का विषय नहीं। इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये समग्र समाज परिवर्तन का आंदोलन है। उसमें अगर सत्ता परिवर्तन भी आती है तो स्वाभाविक है, देश के अंदर सत्ताएं बदलती रहती है। ये कोई पहली बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये चलता रहता है। लोकतंत्र में एक स्थायी व्यवस्था है, राजनीतिक दल रहते हैं, वो एक व्यवस्था के तहत अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, ये 5 मुद्दे आने वाले समय की उस सरकार के लिए हैं जो सरकार इस राज्य में, इस सूबे को चलाने वाली है। अगर इन मुद्दों के आधार पर जनमत बनेगा तो निश्चित तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमारा ये मैनिफेस्टो होगा कि आप इन मुद्दों पर बात करिए और युवा शक्ति उसके आधार पर आपको चुनने का काम करेगी। लेकिन श्रीनिवास जी, बार बार ये बातें जो विपक्षी दल हैं लगाते रहते हैं, और ऐसा भी सुना जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इनके कार्यकर्ताओं जो हैं, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं प्रमुखता दी जाती है। देखिए, मैं फिर से एक बार इस बात को बहुत ही विश्वास और अपने लगभग 25 वर्षों की छात्र राजनीति के अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP स्वायत्त स्वावलंबन छात्र संगठन है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर इस देश के पुनर्निर्माण के काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम की जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दल है, वो विद्यार्थी परिषद की स्थापना के बाद जनसंघ के रूप में बना और बाद में 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी बना। इसलिए हम किसी भी पार्टी के विंग नहीं है। लेकिन अगर इस देश में नीति निर्माण करने वाले लोग अगर राष्ट्र की बजाय किसी एक जाति या किसी एक संप्रदाय विशेष का अपीजमेंट के आधार पर बनते, तो एक युवक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी इस देश का नागरिक है। इसलिए उसको ये तय करना पड़ता है कि किस प्रकार की, क्योंकि सत्ता भी महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, और चौथा स्तंभ हम कहते हैं लोकतंत्र में मीडिया को। ये चारों की स्वायत्ता बनी रहे, इन चारों का महत्व बना रहे, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ करके ऐसे काम करने चाहिए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो इसका काम नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर इस देश में धारा 370 का मुद्दा आता है, अगर इस देश में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मुद्दा आता है, अगर इस देश में CAA का मुद्दा आता है, अगर इस देश में किसानों के हितों में किसान बिल का मुद्दा आता है, इस देश में नक्सलवाद से लड़ने का मुद्दा आता है, इस देश की कश्मीर की समस्या का मुद्दा आता है, तो निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और उन मुद्दों को हम भी इस देश के हित में उठाते हैं। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए जो भी राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों के आधार पर हम किसी भी राजनीतिक दल को देश के लिए, नेशन फर्स्ट अगर रहता है, तो उसमें विद्यार्थी परिषद की भूमिका निश्चित तौर पर रहती है। जहां तक सवाल है कि विद्यार्थी परिषद के लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाते हैं, हम तो सीधा ऑफर देते हैं, हमारा तो ओपन सीक्रेट है, हम इस देश के तमाम राजनीतिक दलों में अपने कार्यकर्ता भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि राजनीति ये केवल एक देश के विरोध में नहीं होनी चाहिए, ये एक मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र हित में सभी हों। तो इसलिए हमारे लिए, सबके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। जो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उस दृष्टि से देखना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता छात्र राजनीति से देश समाज के प्रत्येक समाज जीवन के क्षेत्र में जाते हैं, उसमें से भी राजनीति एक है, तो उसमें अगर बाकी दल अगर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता खोलते हैं तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो राष्ट्र के लिए व्यक्ति निर्माण करते हैं, किसी राजनीति के लिए नहीं। श्रीनिवास जी, जैसा कि आपने बातचीत में भी कहा था कि बेरोजगारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रमुख मुद्दा है जी। और आप ये भी जानते हैं कि 2014 से लेकर बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा वादा किया था। लेकिन आज 6 साल हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने वो अपने वादे पर कायम रहे, और अगर नहीं रहे हैं तो क्या आप उनका विरोध करना चाहेंगे?
आपने बहुत ही एक प्रासंगिक क्वेश्चन पूछा है और निश्चित तौर पर इस देश में ये बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा है कि देश के राष्ट्रीय फलक पर रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्तमान की केंद्र सरकार को भी उठा रही है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार ने रोजगार, देखिए अपने यहाँ एक मानसिकता क्या बनी है कि सरकारी नौकरी को ही हम रोजगार मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में इतने बड़े राष्ट्र में और जो इतने सालों से जो पिछड़ापन है, और जब राष्ट्र के फलक पर हम देखते हैं तो राष्ट्र की अपनी कोई जनसंख्या नहीं है, सभी राज्यों को मिलाकर के ही जनसंख्या है। इसलिए जैसे जैसे इस देश के हमारे जो राज्य है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, बिहार है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे बड़े बड़े आसाम है, ये राज्य है, वहाँ एक बहुत बड़ा जनसंख्या है। वो जैसे जैसे राज्यों में विकास के काम आएंगे और स्टार्टअप के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार, जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है, इन 6 वर्षों में निश्चित तौर पर सरकार ने बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन क्रिएट किए हैं और इस देश का युवा केवल जॉब सीकर नहीं तो जॉब क्रिएटर बनेगा। एक बात। दूसरी बात, पिछले 70 सालों में जो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा आज केवल अचानक हुआ ऐसा नहीं है, तो इसकी एक लगातार एक लेगेसी है। तो विद्यार्थी परिषद बिल्कुल इस बात के पीछे लगी है कि देश की केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए और बहुत अच्छे से देश के युवाओं में रोजगार के अवसर आने चाहिए। जिस प्रकार से वैश्विक जगत में भारत का स्थान बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ये रोजगार के बहुत सारे साधन और उसके लिए रास्ते ये पूरे देश के युवाओं को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इस देश में, वो केवल जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर तैयार करेगी और उसके आधार पर सरकारी नौकरी में जाने वाले भी कुछ युवा होंगे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय करते हुए, और वो इस देश को इतना आत्मनिर्भर बनाएंगे कि ये रोजगारी का विषय अपने आप ही स्वतः समाप्त होने वाला है, बेरोजगारी का मुद्दा। तो श्रीनिवास जी, आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे और साथ ही जेएनयू से भी जुड़े रहे, और जेएनयू आज बड़ी चर्चा में है। जेएनयू का नाम सुनते तो ये चर्चा क्यों, आखिर वो क्यों अलग हो जाता है? क्या जेएनयू में क्या ऐसी खास वजह है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का गठन जब हुआ 1970 के आसपास, उसके बाद से लगातार इस देश में जेएनयू सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र हुआ है। और दुर्भाग्य से जैसे पश्चिम बंगाल भी हमारा एक ऐसा राज्य है जिसकी पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से और बाद में भी, एक समय में ये अंग्रेज के समय में भी पश्चिम बंगाल आर्थिक राजधानी थी, और आज़ादी के बाद भी मेरी जानकारी तो ये कहती है कि लगभग भारत के जीडीपी में 41% हिस्सा केवल पश्चिम बंगाल का था। आज केवल 4% बचा। बड़े बड़े उद्योग भारत से, फिल्म उद्योग से लेकर के और सभी उद्योग पश्चिम बंगाल में थे। किसी ने मुझे ये भी जानकारी दी कि जितने सारे एयरप्लेन पूरे देश के एयरपोर्ट से उड़ते थे, उतने अकेले केवल कलकत्ता से उड़ते थे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल का नाम आते ही कैसा चित्र आता है? तो जानबूझ करके इस देश में एक वामपंथ नाम का जो वायरस आया, कैंसर आया, उसने जानबूझ करके हमारे जो प्राइड के ऐसे स्थान थे जिसका एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है, उनको और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया। ऐसे ही जेएनयू भी इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका देश के रिसर्च में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी फैकल्टी आज पूरे देश में है, जिसका नाम पूरी दुनिया में है। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से कुछ लोगों ने देश विरोधी गतिविधियों के आधार पर जेएनयू की एक पहचान स्टैब्लिश कर दी, उसको डिफेम कर दिया जेएनयू को, और वहाँ ऐसा लगता है देश के लोगों को केवल वहाँ टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले लोग हैं। भारत के तेरे टुकड़े होंगे इसका नारा लगाते हैं, देश के खिलाफ जंग रहेगी जारी इसका नारा लगाते हैं, या कश्मीर मांगे आज़ादी का नारा लगाते हैं, या देश के 76 जवान जब छत्तीसगढ़ में शहीद होते तो उसका सेलिब्रेशन जेएनयू में मनता हुआ दिखता है। कारगिल के समय में जब पूरा देश कारगिल के सैनिकों के साथ था, उसी समय कारगिल के 2 सैनिकों को जेएनयू में पीटा जाता है, जिसको ऑन रिकॉर्ड भारत की लोकसभा में जनवरी 2000 का एक रिकॉर्डिंग भी है। तो ऐसे सारी बातें होने से जेएनयू का नाम कई बार नकारात्मक दृष्टि से चर्चा में होता है। लेकिन उसी जेएनयू में भारत माता की जय कहने वाले लोग भी हैं, उसी जेएनयू में साइंस में कई प्रकार के अच्छे रिसर्च करने वाले लोग भी हैं, और आज उसी जेएनयू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आदमकद एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पर है, और उसी जेएनयू से कई प्रकार के ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और देश के तमाम लोगों का ये प्रयास है कि जेएनयू कोई एक कलर नहीं है, जेएनयू ट्राई कलर में है। जेएनयू के अंदर से भी अच्छी बातें आई है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जेएनयू पर जो एक टैग लगाने का प्रयास हमारे वामपंथी मित्र कर रहे थे, उससे बाहर आकर जेएनयू भी राष्ट्रीयता के आधार पर, हिंदुत्व के सारे मूल्यों के आधार पर वैसा एक विश्वविद्यालय है जैसे भारत के बाकी विश्वविद्यालय। श्रीनिवास जी, अगर बात करें छात्र राजनीति की, तो जेएनयू में एबीवीपी कितनी मजबूत नजर आ रही है आपको?
देखिए, जेएनयू में 2015 में अगर मैं इन 5-6 वर्षों की आपको बताऊं तो वैसे तो शुरू से ही, जब से जेएनयू बना तब से विद्यार्थी परिषद वहां अस्तित्व में है और हम पूरे राष्ट्रीयता के सभी बातों को मजबूती के साथ वहां अपने आइडियोलॉजिकल वहां फाइट है, उसमें हम लड़ रहे हैं। लेकिन 2015 में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते थे। उसके बाद लगातार मैं आपको जेएनयू का थोड़ा सा, आप अगर मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं बता देता हूँ। जेएनयू में जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एक अच्छा स्टूडेंट एक्टिविज्म है, मैं मानता हूँ बहुत ही रिच स्टूडेंट एक्टिविज्म है। और चुनाव भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराता है, वहाँ स्टूडेंट्स की बॉडी बनती है जो वहाँ के स्टूडेंट जेएनयू का इलेक्शन करते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा वहाँ पर है और हर दिन वहाँ पर्चा आता है, पोस्टर आता है, डिबेट होता है, डिस्कोर्स होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये डिबेट और डिस्कोर्स कब तक वहां माना जाता है, जब तक वहां लेफ्ट का डोमेन रहता है तब तक उसको डिबेट और डिस्कोर्स मानते हैं। जैसे ही वहां दूसरी पक्ष की आवाज आती है तो उसको क्रश करने के लिए वो सभी प्रकार के वॉयलेंस के हथकंडे अपनाते हैं। जहां तक जेएनयू में विद्यार्थी परिषद की मजबूती का सवाल है, जैसे मैंने कहा 2015 में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते। उसके बाद क्या हुआ, वहां आइसा है, एसएफआई है, एआईएसएफ है, डीएएफआई है और हुपा करके जो हमारे बहुत बड़ा एक अपने मुस्लिम मित्रों का संगठन है। 2015 तक ये 5 संगठन अलग अलग चुनाव लड़ते थे और लगभग प्रत्येक संगठन 2000 के आसपास वोट लेता था। आइसा और एसएफआई में ही बहुत बड़ा फाइट होता था। विद्यार्थी परिषद भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में चुनाव लड़ता था। लेकिन 2016, 2017, 2018, 2019 4 चुनाव का मैं आपको अगर वहाँ का स्टेटिस्टिक्स आपके सामने में रखता हूँ तो ये सारे दल एक साथ हो गए। अभी वहाँ आइसा का एक कैंडिडेट होता है, एसएफआई का एक कैंडिडेट होता है, एआईएसएफ का एक कैंडिडेट होता है, डीएफ का एक कैंडिडेट होता है। 4 मिलकर एक एक कैंडिडेट बांटते हैं और विद्यार्थी परिषद के खिलाफ चुनाव लड़ते। एनएसयूआई भी कभी कभी उन्हीं के पक्ष में जाती है। इसलिए इस साल का अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1000 से ज़्यादा वोट हर पोस्ट पर मिला और 1500 तक भी हम एक पोस्ट पर गए, ये विद्यार्थी परिषद की वहाँ ताकत है। बाकी सब मिलकर के 4 मिलकर के वो चारों का मिलाएंगे तो उतना बनता है, इतना अकेला विद्यार्थी परिषद का है। हाँ, ये ठीक है कि हम उसको अभी जीत में बदलने के लिए अभी हमें और समय लगेगा और वहाँ के जितने भी डायमेंशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर जो लेफ्ट के शिक्षक है। असल में मैं आपको एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, जेएनयू में हमारा संघर्ष स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। जेएनयू में विद्यार्थी परिषद का संघर्ष वहाँ लेफ्ट डोमिनेटेड टीचर्स के साथ है जो वहाँ के पूरे उस नैरेटिव के ऊपर काबिज हैं। इसलिए धीरे धीरे उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इस बार वहाँ के ईसी का इलेक्शन हुआ जिसमें 3 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कैंडिडेट चुनाव होता है। इस बार पहली बार वहाँ पर लेफ्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के चुनाव को हारा है जहाँ राष्ट्रीयता के विचार के लोग जीते हैं। तो जेएनयू भी आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, वहाँ ट्राई कलर है, हमारा डिसेंट वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ आ रहा है और आने वाले दिनों में जो वोट हमारा बढ़ रहा है हम उसको जीत में भी बदलेंगे। तो श्रीनिवास जी बंगाल में आए हैं तो कुछ बातें बंगाल की भी हो जाए। तो देखा जा रहा है बंगाल में भी गत कई वर्षों से छात्र संगठनों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने की कोशिश है छात्रों की? देखिए, जैसा मैंने जेएनयू में कहा वो आपको कमोबेश बंगाल की भी परिस्थिति वैसी है। यहाँ पर राजनीतिक दलों के छात्र संगठन पिछलग्गू के नाते से भूमिका निभाते हैं। जिस भी कैंपस में जहाँ पर भी एक नैसर्गिक, देखिए आप एक बात देखिए, छात्र संघ चुनाव ये लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यहाँ से जितने आप पूरे देश की राजनीति के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को देखिए, जो स्टूडेंट लीडर के नाते से जिन्होंने काम किया, उनका पॉलिटिक्स में भी एक अलग प्रकार का स्थान है। उनके मुद्दों को रखना, संवेदनाओं को रखना, मुद्दों के समाधान के लिए जूझना, एक जुझारू प्रवृत्ति वहाँ रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में पिछले 45 वर्षों में एक नेचुरल लीडरशिप जो कैंपस से आनी चाहिए उसको क्रश कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक जो राइट्स एक होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हम करते जरूर है लेकिन यहाँ दिखती नहीं है। इसलिए इस प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। मैं आपके माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के युवाओं को, छात्र छात्राओं को आह्वान करना चाहता हूं कि अब एक समय है जब पूरे देश में एक व्यापक परिवर्तन आया है, पूरा देश आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में भी समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आना चाहिए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये छात्र युवाओं की। इसलिए छात्र संघ चुनाव ये बिल्कुल खुलने चाहिए और वो फेयर होने चाहिए और जिसकी भी पास दम है वो लीडरशिप आगे आनी चाहिए, क्योंकि छात्र संघों से निकले हुए छात्र ये पश्चिम बंगाल का भी चित्र बदलने में भूमिका निभाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से
मैं खबर समय के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव ये अपरिहार्य है और एक सही लीडरशिप वहां से आएगी। इसलिए पश्चिम बंगाल में ये दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े इस वैचारिक अधिष्ठान के राज्य में छात्र संघों के चुनाव पर प्रतिबंध एक तरह से लोकतंत्र पर कुठाराघात है, गणतंत्र को दबाया जा रहा है। श्रीनिवास जी, अंतिम सवाल पूछेंगे। अब राष्ट्रीय बातें करी, राज्य की करी, लोकल पूछ लेते हैं कि राजेश और तापस ये दो नाम हैं जो एबीवीपी के जो विरोध प्रदर्शन थे उसमें मारे गए थे। उसके परिवार वाले आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा जघन्य प्रकरण कोई नहीं हुआ होगा जो पश्चिम बंगाल के दारीभीट के इस्लामपुर के दारीभीट में हुआ। 20 सितंबर 2018 को एक घटना घटी, लगभग 2 साल से ऊपर हो गए, और मैं आपके माध्यम से संपूर्ण पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनाओं को थोड़ा सा मैं हिलाना चाहता हूं और सीधे सीधे राज्य की महिला मुख्यमंत्री माननीय ममता जी से कहना चाहता हूं कि आप एक महिला हैं और आप उन 2 माँओं के और उस परिवार के दर्द को अभी भी नहीं समझती है। और मुझे लगता है कि राजेश और तापस के शरीर से निकला हुआ खून ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान शासन के लिए एक बहुत बड़ा और अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि 20 सितंबर 2018 को बांग्ला भाषा के लिए बलिदान हुआ। एक ऐसा स्कूल जिसमें एक भी उर्दू का विद्यार्थी नहीं है, सभी बांग्ला भाषा के छात्र हैं, और एक स्कूल के विद्यार्थियों ने बांग्ला भाषा के शिक्षक की नियुक्ति का आंदोलन चलाया। सरकार ने मुस्लिम अपीसमेंट के चलते उर्दू भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की। स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध हुआ, पुलिस को जबरदस्ती आकर के इंटरवीन करना पड़ा, और उसी में टारगेट करते हुए इस पूरे सामान्य छात्रों के आंदोलन को जो नेतृत्व करने वाले राजेश और तापस, जो एक शेड्यूल कास्ट से दोनों आते हैं, उन दोनों को टारगेट किया गया, सीधी गोली मारी गई। और पश्चिम बंगाल की संवेदनशील धरती को मैं कहना चाहता हूं, शायद ये धरती हिल जाएगी। आज भी राजेश और तापस के शव नदी के किनारे पर अंतिम संस्कार की बाट जो रहे हैं। उनके परिवार, उनकी मां पर क्या बीतती होगी जब अपने बेटों की लाश है वो आज भी वो शव देखते होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि गोली लगने से दोनों की मृत्यु हुई है। पुलिस कहती है कि हमने गोली चलाई नहीं। तो बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है ममता जी पर कि आखिर गोली किसने चलाई, और आज तक कोई भी सरकार का व्यक्ति, मुख्यमंत्री उस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया। इसलिए संपूर्ण पश्चिम बंगाल में मैं दारीभीट बोल रहा हूं, ऐसा एक अभियान विद्यार्थी परिषद चला रहा है, और जब तक राजेश और तापस को उनका न्याय नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये दुर्भाग्यजनक है, उनको न्याय मिलना चाहिए। 20 सितंबर को बांग्ला भाषा दिवस घोषित होना चाहिए, पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इस मुद्दे को जन जन तक लेकर जा रहे हैं, और जो 5 मुख्य मुद्दे मैंने आपके सामने रखे जिस पर ये हमारा महासमावेश होने वाला है, इसके साथ साथ ये राजेश और तापस की घटना को भी हम जन जन तक लेकर जाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से राज्य की माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि किसी माँ की अगर बद्दुआ लगती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिलते हैं। आपसे मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं, उनको न्याय दे दीजिए, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो उनके अंतिम संस्कार तो होगा लेकिन इस राज्य का वर्तमान शासन नहीं बचेगा। श्रीनिवास जी, कब ये सम्मेलन होने जा रहे हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये सम्मेलन 24 फरवरी को और सिलीगुड़ी में होने वाला है। रेलवे के मैदान में ये सम्मेलन होगा जी, टिकियाबड़ा में। हाँ, टिकियाबड़ा में ये सम्मेलन होगा, और 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं केवल उत्तर बंगाल के 9 जिलों से आने वाले हैं, और दक्षिण बंगाल के 17 जिलों से 22 फरवरी को 20,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं कलकत्ता में एकत्रित होने वाले हैं। ये सब यही संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में एक ऐसा भविष्य की संभावनाओं का पश्चिम बंगाल हम बनाएंगे। हमारा ये पूरा आंदोलन किसी की भी प्रतिक्रिया में या किसी के खिलाफ नहीं है।
केवल सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं है, हम समग्र पश्चिम बंगाल के परिवर्तन की इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। इसलिए भविष्य तेर डिके क्या होगी, पश्चिम बंगाल की उज्जवल भविष्य कैसा होगा, उसको लेकर के हम छात्रों के मन में एक एजेंडा देना चाहते हैं, एक विजन देना चाहते हैं और एक मानस बदलने का ये आंदोलन है। इसलिए माँ माटी मानुस के आंदोलन के नाम पर इस देश की, इस प्रदेश में एक सत्ता बदली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो केवल राजनीतिक नारा बनकर रह गया। आज पश्चिम बंगाल में माँ का भविष्य भी खतरे में है, मानुस की दशा भी दयनीय है और माटी तो धीरे धीरे डेमोग्राफिक चेंज हो गया और देखते देखते और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट में हमारी भूमि भी जा रही है, आज यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज है वो धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ जा रहा है। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर समाज जागरण, सत्ता परिवर्तन और आगे चल करके एक भविष्य का, उज्जवल भविष्य का पश्चिम बंगाल बनाने का स्वप्न लेकर ये संकल्प, ये महासमावेश विद्यार्थी परिषद का है। धन्यवाद श्रीनिवास जी। तो दर्शकों, ये थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी। इन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी, हमने भी कुछ सवाल इनसे किए। आपके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम श्रीनिवास जी से अनुरोध करेंगे अगर आपके सवाल सही हैं तो उनका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।